शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 6 to 6 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथिक ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम एक मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर नेहा कक्कर मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी को डॉक्टर नेहा कक्कर मैम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी चिकित्सक, होम्यो क्योर एंड केयर क्लिनिक्स मेरठ यूपी, सदस्य मेरठ होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन, मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी, साउथ दिल्ली होम्योपैथी एसोसिएशन, केस प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर एंड इट्स होम्योपैथिक इटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट एट ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस दिसंबर 2023, और हमाद सेट्रिक दिल्ली होम्योपैथिक आर्टिकल्स, होम्योपैथी होम्योपैथी एक नैनो साइंस आर्टिकल्स, सेकंड आर्टिकल्स केस, ए केस विद ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्योर विद नेट्रम्यूर। आज का जो हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक फीवर। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर निशांत इस वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहनी ने आज मुझे मौका दिया। वैसे तो वेबिनार में होस्ट भी करती रहती हूँ, और लेकिन ये एक मौका जो रहता है वो बहुत स्पेशल रहता है कि हम अपना प्रेजेंटेशन भी स्पेसिफिक डिजीजेस के ऊपर दे पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहनी सर को और आईएफपीएच का मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। अ, मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे को थोड़ा कोल्ड और कफ है, तो आवाज़ थोड़ी मेरी उस तरह से लाइट आएगी, तो प्लीज़ बेयर विद दिस। और आज का सेशन जो हमारा है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन है होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक फीवर। तो यूँ तो जो फीवर होता है वो बहुत ही एक जनरल और कॉमन कंडीशन है, जिसे हम डे टू डे उसमें देखते हैं, सिनेरियो में देखते हैं। बहुत ही नॉर्मल सी एक कंडीशन होती है कि आपको कोई इन्फेक्शन लग जाता है कहीं से भी, चाहे वो थ्रू गले हो या कोई भी ईएनटी का इन्फेक्शन है या स्टमक इन्फेक्शन है या कोई भी यूटीआई का इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से हमारे को फीवर जो है बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और हम एलोपैथिक जो ड्रग्स होती है उसको बहुत जल्दी फीवर को उतारने में सक्षम होती हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ एकदम से पहले भागते हैं कि हाँ, हमें फीवर के लिए एलोपैथिक मेडिसिन ही लेनी है और जल्दी से जल्दी हमारा फीवर उतरे, चाहे कोई भी रीज़न हो। लेकिन होम्योपैथी जो है वो इस फीवर्स के केसेस में, जहाँ पे एलोपैथिक भी काम कई बार करना बंद कर देती है, वहाँ पे होम्योपैथी हमारी हेल्प के लिए, हमारी एड के लिए एक बहुत अच्छा टूल, हमें हमें एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं हमारे को एक शस्त्र देती है, जिससे हम उस फीवर को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो आज की प्रेज़ेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फीवर एग्ज़ैक्टली होता क्या है? फीवर जो है वो एक टेम्परेरी इंक्रीज़ होता है बॉडी टेम्परेचर में, जो कि बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो ड्यू टू एनी स्पेसिफिक एंटीजन और फॉरेन सब्सटेंस व्हिच इज़ कॉजिंग हार्म टू द बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी को कोई भी बाहर से कोई एंटीजन है या कोई भी फॉरेन बॉडी है इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वायरस है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे एक तरीके से अटैक होता है, तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। यानी कि जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी फ़ोर्स है वो रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है कि एक सामने एक तरीके का जिसे कहते हैं दुश्मन खड़ा है, उससे हमें लड़ना है। तो उस लड़ाई के बीच में जो बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम फ़ीवर कहते हैं। तो मतलब ये एक बॉडी का बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, हमें अनकम्फ़र्टेबल फ़ीलिंग होती है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम इसको वार्ड ऑफ करें एंटीपायरेटिक से, यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन से।
ठीक है ना? लेकिन जितना फ़ीवर ज़्यादा होता है उतना ही इन्फेक्शन ज़्यादा है। मतलब जितनी तेज़ हमें फ़ीवर हो रहा है, उतना हमारी बॉडी उस चीज़ को उस ताकत लगा रही है, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो बहुत ही एक नॉर्मल सा प्रोसेस है फ़ीवर जिसमें जो भी एंटीजन या एक्स्ट्रा बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, किसी भी रूप में, उसको हमारी बॉडी बाहर निकाल रही है, तो ये बॉडी का बहुत ही नॉर्मल सा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि फीवर होता है टेम्परेचर रेज़, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। लेकिन फीवर की जैसी एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या होता है? उसमें भी बॉडी का टेम्परेचर राइज़ होता है। मतलब बॉडी जब आप टच करके देखो, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो बढ़ा हुआ या गर्म लगती है बॉडी। तो वो जो हाइपरथर्मिया और फीवर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाइपरथर्मिया जो होता है वो मोस्टली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ अगर आप कर लें या बहुत ज़्यादा ठंड में आप कपड़े एक्स्ट्रा पहन लें, तो भी आप देखेंगे कि बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है या फिर ऐसा लगने लगता है कि फ्लशिंग हो रही है फेस की। तो दैट इज़ ऑल्सो मतलब वो भी फीवर की जैसे ही एक मैनिफेस्टेशन देता है। लेकिन वो जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अ, बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है और वो नॉर्मल भी आ जाता है बिना किसी एंटीपायरेटिक या एक्सटर्नल एजेंट के। तो ये हाइपरथर्मिया होता है। लेकिन फीवर में हमेशा जो कॉज़ होता है वो इनसाइड ही होता है, अंदर ही होता है बॉडी के। या तो इन्फेक्शन होता है, कोई इन्फ्लेमेशन है या मैलिग्नेंसी या फीवर अभी हम आगे देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशन में कि फीवर हमारे को किस-किस वजह से हो सकता है। तो उसमें जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन या मैलिग्नेंसी है, उसकी वजह से जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है, वो भी इंटरनली क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो अंदर हो रहा है, तो वो बिना एक्सटर्नल किसी मेडिकेशन के जाता नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है फीवर और हाइपरथर्मिया के बीच में। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आए कि मेरे को फीवर जैसा लग रहा है या उसका टेम्परेचर रेज़ है, तो आप हमेशा इस चीज़ को रूल आउट पहले ज़रूर कर लें कि कहीं कोई एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जिसकी वज़ह से उसको सिर्फ़ हाइपरथर्मिया हो रहा है और वो अभी थोड़ी देर में कई बार हाइपरथर्मिया ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन तक ये नहीं है कि सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक 1 घंटे, आधे घंटे या छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, कई बार ज़्यादा दिन के लिए भी हाइपर क्योंकि जैसे कि आजकल ठंड है, मोस्टली लोग एक्स्ट्रा लेयर करते हैं, तो उस केस में हाइपरथर्मिया आ जाता है और वो ज़्यादा देर रहता है और पेशेंट आके कहेगा, "डॉक्टर साहब मेरी बॉडी आजकल बहुत गर्म रहती है, मेरे को फ़ीवर जैसा लगता है।" लेकिन अगर आप ये देखेंगे इंटरनली कोई एज़ सच कॉज़ नहीं है, तो आप उसको एज़ अ हाइपरथर्मिया पहले रूल आउट करें और फिर देखें कि उसको फ़ीवर है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ़ीवर एक मैंने जैसे बताया एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, तो एंटीजन या फिर इन्फेक्शंस या पैथोजन जो है, वो हमारे पीछे तब से हैं जब से हम एक्जिस्टेंस में, जब से ह्यूमन्स है, इवन एनिमल्स को भी होता है फीवर, लेकिन एज़ अ ह्यूमन हम उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, उसको कॉज़ फाइंड कर सकते हैं। तो ओवर द इयर्स जब से ह्यूमन ब्रेन की एवोल्यूशन हुई है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से फीवर को अप्रोच किया जाता था। तो ओल्ड कल्चर्स में ऑब्वियसली उसको एज़ अ सुपरनैचुरल फिनोमेनन देखा जाता था, जैसे अदर डिसीज़ेज़ को भी देखा जाता था और प्रेयर्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ मतलब जैसे अगर बुखार चढ़ गया तो उसके ऊपर कोई आत्मा आ गई है या फिर उसके ऊपर कोई इविल स्पिरिट का साया है या फिर कोई उस पे किसी का पोज़ेशन हो गया। तो इस तरह की बातें पहले सोची जाती थी जब भी कोई फीवर क्योंकि आप ये देखिए उसमें मैनिफेस्टेशन कैसा होता है। बंदे का पूरा रूपरेखा चेंज हो जाती है, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं, पसीना आता है, ठंड बहुत तेज़ लगती है और बॉडी बहुत गरम हो जाती है। तो ऑब्वियसली उस तरह से कि जो उस टाइम की समझ थी, वो इस तरह की थी कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंट है जो उस फीवर को कॉज़ कर रहा है, तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेज़ देखी जाती थी। और कुछ कल्चर्स में फीवर को जैसे कि मैंने बताया ये बॉडी का नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको बेनिफिशियल भी माना जाता था और एक थ्रेशोल्ड लेवल आने तक उसको फीवर को रेज़ किया जाता था कि फीवर को ब्रिंग डाउन करने के लिए ना तो पहले कोई एजेंट होते थे, लेकिन अगर एजेंट होते भी थे तो जल्दी से फीवर को नीचे नहीं उतारा जाता था, उसको हाईएस्ट पॉइंट तक रीच किया जाता था कि जितना तेज़ बुखार होगा इसका मतलब हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है और नेचुरली फीवर जो है बॉडी से एक्सपेल हो जाएगा। पर ये मेथड एक तरीके से हम कहेंगे थोड़ा-सा रिस्क लेता है क्योंकि उसमें मिक्स्ड रिजल्ट आते हैं। सब के कुछ केसेज़ में तो ठीक भी हो जाता था, इन्फेक्शन वार्ड ऑफ हो जाता था, लेकिन कुछ केसेज़ में क्योंकि हाई फीवर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इधर रेज़ कर देता है कि बॉडी का जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो हॉल्ट हो जाता है। तो क्योंकि बॉडी को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को करने के लिए, तो फीवर जो है हाई फीवर जो है उस चीज़ को डिस्टर्ब करता है, जो नॉर्मल मेटाबॉलिज़्म है उसको डिस्टर्ब करता है और उस केसेज़ में कुछ केसेस में डेथ भी हो सकती है।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि पहले जो ये अप्रोच थी बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच थी कि उसको आप सुपरनैचुरल मानते थे और पहले एक लेवल तक उसको बढ़ा के फिर हम उसको सोचते थे कि नहीं ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन नहीं यूज़ की जाती थी। लेटर लेकिन जब साइंस ऑब्वियसली साइंटिफिक माइंड डेवलप हुआ तो क्रिटिकल थिंकिंग आई और एंटीपायरेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ और मोस्टली जो पहले एंटीपायरेटिक्स बनाई जाती थी वो मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स से बनाई जाती थी। इसका ऑब्वियसली सबसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो हैनुमैन ने बताया कि सिंकोना बार्क लिया जाता था टाइफॉइड फीवर के लिए ड्यू टू इट्स बिटर। तो और अलग-अलग प्रॉपर्टीज होती थी हर्ब्स और प्लांट्स की जिनको एक्शन में लेके एंटीपायरेटिक्स बनाए जाते थे और उन्हीं को दिया जाता था। मोस्टली हर्ब्स और प्लांट्स के बार्क्स या उनकी रूट्स उनको उबाल के अभी भी आज की डेट में भी जैसे अब हमने कोविड-19 देखा, हमने देखा कि काढ़ा बना जाता है गिलोय का और अदरक का और बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ की जाती हैं। तो इसी तरह की चीज़ें पहले यूज़ कर दी जाती थी फीवर वार्ड करने के लिए क्योंकि वो बॉडी के नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते थे और उसको वार्ड ऑफ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे अब ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस अब डेवलप हुई है, तो उससे हमने देखा है केमिकल्स का जन्म हुआ, उसमें हम मेडिसिन्स के अदर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पैरासिटामॉल यूज़ हो रहा है, इबुजेसिक जैसी मेडिसिन्स हैं जिसमें इबुप्रोफेन यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली अब धीरे-धीरे हम उसको डेवलप करते जा रहे हैं और पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो केमिकल्स आ गए एक्शन में, उससे हमने फ़ीवर को एक तरह से जैसे कहते हैं ना कंट्रोल करने कर लिया कि अगर फ़ीवर आया तो उसको हम सप्रेस कर देंगे, जैसे ही दवाई देंगे वो फ़ीवर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना? तो जिस तरह से मैंने बताया कि फ़ीवर होने के दोनों ही प्रॉस भी है और कॉन है। एक तरफ तो फ़ीवर हमें ये दिखा रहा है कि एक बहुत अच्छा हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स है और बॉडी के इन्फेक्शन को वार्ड ऑफ कर रहा है, पर दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर बहुत देर तक अगर रहता है बॉडी में, तो वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक भी कर देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को वीक कर देता है, उसको हॉल्ट कर देता है और वाइटल ड्रेन करता है बॉडी की एनर्जी का। तो इस तरह से दोनों ही एक तरह से ये कहते हैं ना मिक्स्ड बैग है फीवर कि एक तरफ हमें ये इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना भी दिखा रहा है और दूसरी तरफ खुद ही ये इम्यून सिस्टम को वीक भी कर रहा है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर हमें लेके चलनी है। लेकिन अगर हम देखें जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन्स जो आज की डेट में है, वो बहुत ज़्यादा सप्रेशन कर देती है क्योंकि फ़ीवर एक टाइम तक तो ये हमें देखना चाहिए कि फ़ीवर कितना है, किस वजह से हो रहा है। मेन है कॉज़ जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार फ़ीवर हल्का बहुत इन्फेक्शन से होता है, तो हम उसको वेट भी कर सकते हैं, उसको नेचुरली वार्ड ऑफ करने के लिए। हम एकदम से ये ना सोचें कि हाँ, हमें एकदम से फ़ीवर उतरना है। ऑब्वियसली लेकिन अगर तेज़ बुखार है, हाई फ़ीवर है और कंटिन्यूड हो रहा है बहुत दिनों तक, ऑब्वियसली तो वो उस चीज़ को हमें नीचे करना है, लेकिन ऑब्वियसली नेचुरल वे में। एंटीपायरेटिक्स कई बार उसको बहुत ही सडन और जिसे कहते हैं ना हार्श वे में डाउन करती हैं, जो बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होता है क्योंकि जो केमिकल्स हैं जैसे कि पैरासिटामॉल है, इबुप्रोफेन वगैरह है, वो लिवर और किडनी डैमेज करने लगते हैं। तो यहाँ आके हमें वो एंटीपायरेटिक का एक तरीके से डिसएडवांटेज मिलता है। तो हमें उस चीज़ के दोनों के प्रोस और कॉन्स लेके हमें फीवर की अप्रोच रखनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर। अब हम क्लासिफिकेशन अगर देखें, तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किस तरह के फीवर्स होते हैं और कितने टाइप्स के फीवर होते हैं, उसके हिसाब से ही हम जो है क्योंकि होम्योपैथी में जो है मेडिसिन का जो कॉज़ा मोर्बाई है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उसी के अनुसार हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग-अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। 4 तरीके के हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं। एक तो है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑनसेट, फिर है बेस्ड ऑन पैटर्न और रिलैप्स ऑफ फीवर और बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज, फिर फोर्थ है बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ फीवर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर्स डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑनसेट। मोड ऑफ ऑनसेट मतलब वो किस तरह से शुरू हो रहा है और कितनी देर तक रह रहा है। तो उसको हम देखेंगे कि उस पे हम क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं कि सबसे पहले आता है एक्यूट, अ सडन राइज, जो एकदम से जब बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है। मोस्टली जो एक्यूट फीवर होता है और जो सडन राइज होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। लेकिन एकदम से जब टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत हाई टेम्परेचर जाता है, तो हम उसको एक्यूट फीवर कहते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी सब एक्यूट स्टेज, जिसमें जो फीवर है, एक्यूट फीवर से थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रहता है। जैसे एक्यूट फीवर है 1 या 2 या 3 दिन के लिए रहेगा, तेज़ बुखार रहेगा। लेकिन सब एक्यूट फेज़ उससे थोड़ा ज़्यादा जाती है, जब जैसे 5 या 6 दिन के लिए लगातार तेज़ फीवर चल रहा है, 104, 105, 6 बुखार चल रहा है, तो वो सब एक्यूट फेज़ में आ जाता है। फिर आता है रिकरेंट फीवर, वो जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पे होता है
और एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि 1 हफ्ते आपको बुखार आया, फिर उसके अगले हफ्ते आपको बुखार नहीं आया, फिर तीसरे हफ्ते बुखार आया, फिर चौथे हफ्ते नहीं आया, तो ये इसे बोलते हैं हम रिकरेंट पैटर्न। और लास्ट आता है क्रॉनिक बुखार। क्रॉनिक मतलब कि जो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको बुखार रह रहा है, चाहे वो मोस्टली हाई ग्रेड फीवर तो नहीं रहता है ज़्यादा देर तक, क्योंकि हम एंटीपायरेटिक्स ऑब्वियसली यूज़ कर लेते हैं और बॉडी टेम्परेचर को ब्रिंग डाउन कर लेते हैं। लेकिन और जो मीडियम ग्रेड है वो और लोअर ग्रेड फीवर मोस्टली क्रॉनिक कैटेगरी में आते हैं। एक्यूट फीवर में मोस्टली हाई ग्रेड मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले फीवर्स हैं वो एक्यूट और सब एक्यूट फेस में आते हैं। तो ये ऑन द बेस्ड अपॉन मोड ऑफ ऑनसेट ये हमारा फीवर का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो है पैटर्न और रिलैप्स, मतलब जो बुखार हम पेशेंट को आ रहा है वो किस इंटरवल पे वापस आ रहा है या कितने दिन तक रह रहा है, एक कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसके बाद वो नहीं रह रहा है, तो उसके बेस पे हम इस पे फीवर पे ये क्लासिफिकेशन रहती है हमारी, जिसे कहते हैं हम इंटरमिटेंट फीवर, जिसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है विद बीच में एपिसोड्स ऑफ फीवर होते हैं, जैसे कि 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए फीवर आया या 15 दिन के लिए फीवर आया, उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, फिर उसको बुखार आएगा, फिर 15 दिन बुखार चलेगा, फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये कई बार ओवरलैप भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिमिटेंट में हम देखेंगे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, फिर लो भी हो जाता है, पर नॉर्मल ग्रेड नहीं रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेमिटेंट और इंटरमिटेंट फीवर में, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर हाई है, फिर लो भी हो जा रहा है, लेकिन नॉर्मल टच नहीं कर रहा है। लेकिन इंटरमिटेंट फीवर में वो नॉर्मल लेवल को ज़रूर टच करेगा। कॉन्टिन्यूअस फीवर, वो कॉन्टिन्यूअस हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अबव नॉर्मल रहता है और जो वेरिएशन है 24 घंटे से ज़्यादा 1 डिग्री सेल्सियस की, मतलब जिसे हम कहते हैं जैसे 99 बुखार है, फिर उसको 100 हो गया, ज़्यादा भी हो गया, फिर 99 है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट टचिंग द नॉर्मल। वो कंटिन्यूअस एक लेवल से रह रहा है, 1-1 महीने पूरा बुखार चल रहा है और मोस्टली ये ऑब्वियसली मीडियम या लो ग्रेड होता है, हाई फीवर नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यूअस पैटर्न में रहता है, तो उसे हम कंटिन्यूअस बुखार कहते हैं। फिर कहते हैं हेक्टिक। हेक्टिक फीवर होता है जिसमें वाइड स्विंग्स होती है टेम्परेचर, जिसमें चिल्स और स्वेट, यानी कि ठंड बहुत तेज़ लगती है और पसीना भी आता है और बीच में जैसे सिर्फ़ ठंड लगती है, फीवर नहीं आ रहा, बहुत तेज़ ठंड चल रही है, जैसे कि जॉन्डिस और टाइफाइड में भी देखा जाता है, बहुत तेज़ ठंड लगती है पेशेंट को और सिम्पटम्स आते हैं जैसे कि वॉमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया। तो इस तरह से बहुत ही स्विंग होती है ठंड लगना और फीवर के उसके ऊपर, तो उसको हम एक्टिव फीवर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिलैप्सिंग फीवर, ये भी इंटरमिटेंट फीवर जैसा है, जिसे कि हम कहते हैं वो सेवरल डेज़ तक चलता है, फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉर्मलसी आता है और फिर दोबारा आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है फीवर का ये क्लासिफिकेशन, जो पैटर्न है इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग, लेकिन जो बेसिक हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो रेमिटेंट, इंटरमिटेंट, कंटिन्यूअस और हेक्टिक। यहाँ पे हेक्टिक में हम इसको एक्यूट के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन रहती है पैटर्न और रिलैप्स पे। तीसरी भी जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है, वो आती है टेम्परेचर रेंज। ये बहुत ही एक नॉर्मल वो है, लो ग्रेड फीवर रहता है जो जिसे हम 99 या 100 से हम स्टार्ट कर सकते हैं और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। मॉडरेट ग्रेड होता है 102 से 104 डिग्री तक, हाई ग्रेड होता है 104 से 106 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट तक और हाइपरपायरेक्सिया होता है मोर देन 106। ऑब्वियसली ये एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है हाइपरपायरेक्सिया, जहाँ हमें क्विक एक्शन लेना पड़ता है। क्योंकि वो पेशेंट के लिए डिट्रिमेंटल होता है, ब्रेन तक फीवर पहुँच सकता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज़ हो जाती है, टॉक्सीमिया हो जाता है। तो हाइपरपेरिक्सिया एक तरीके की मेडिकल इमरजेंसी होती है। लो ग्रेड, मॉडरेट, इवन हाई ग्रेड फीवर भी हम इफेक्टिवली मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन से भी, लेकिन हाइपरपेरिक्सिया इज़ काइंड ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन होती है। फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है फीवर का, किस वजह से फीवर आ रहा है। तो ऑब्वियसली सबसे कॉमन कॉज जो होता है फीवर का वो होता है इन्फेक्शियस फीवर्स। इन्फेक्शियस फीवर जो होते हैं मोस्टली किसी ना किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस। अब बहुत लंबी लिस्ट है फीवर्स की, इन्फेक्शियस कॉजेस की। आपको फीवर रूमेटॉइड उसमें भी आ सकता है, आपको फीवर कैंसर में भी आ सकता है,
आपको फ़ीवर ये जो आपके बहुत सारे कैंसर जिन जो ग्लैंडुलर कैंसर्स होते हैं उसमें भी आ सकता है, यूटीआई में आ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, किडनी इन्फेक्शन में आ जाता है, लिवर इन्फेक्शन, पैनक्रियाटाइटिस। तो लिस्ट बहुत लंबी है इन्फेक्शन की, यहाँ पे मैंने बेसिक वो मेंशन किए हैं। तो कोई भी जहाँ पे भी हमारे को बैक्टीरियल या वायरल कहीं का भी इन्फेक्शन आ जाता है, हेपेटाइटिस है जैसे, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है, इवन ईयर इन्फेक्शन, कहीं पे भी नोज़ इन्फेक्शन, तो उस केस में हमें कहीं न कहीं से बैक्टीरियल, वायरल या कोई पैरासिटिक या पैथोजेन सोर्स जब होती है, तो वो हमारे इन्फेक्शियस फीवर्स में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है इन्फ्लेमेटरी फीवर, जिसमें कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अंदर कहीं न कहीं बॉडी में इस तरह के कुछ न कुछ एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फीवर आ रहा है। जैसे कि लूपस होता है हमारा, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और उसमें फीवर के साथ-साथ और बहुत सारी कंडीशन आती हैं, जैसे कि पेन की कंडीशन होती है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, और कंस्ट्रिक्शन होती है। तो ये जो होते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी फीवर है। वैसे तो इन्फेक्शियस फीवर में भी हम एक तरीके से कहेंगे कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, पर एज़ अ फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस हम इन्फ्लेमेटरी फीवर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और आपके जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं, उसमें भी जैसे फीवर आ जाता है, तो वो उसको हम इन्फ्लेमेटरी फीवर्स की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, जिसमें कुछ कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, सल्फा मेडिकेशंस, एंटीसाइकोटिक्स, जिनको हम जिसकी वजह से भी हमें फीवर आता है। बहुत सारी जैसे कि एंटीबायोटिक्स ऑब्वियसली हम फीवर डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके एंटीबायोटिक्स बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक कर देता है कि उसकी वजह से भी फीवर आ सकता है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से फीवर आ सकता है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था हमारा फीवर्स का 4 चीज़ पे। तो इसको हम एक बार और देख लेते हैं। एक तो मोड ऑफ ऑनसेट, एक्यूट, सबएक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक, और पैटर्न और रिलैप्स में इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग, रिमिटेड, कंटीन्यूअस और हेक्टिक, और फिर टेम्परेचर रेंज ऑब्वियसली लो ग्रेड, मॉडरेट, हाई ग्रेड हाइपरपेरेक्सिया, और ओरिजिन में इन्फेक्शियस, इन्फ्लेमेटरी और ड्रग इंड्यूस्ड फीवर्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फीवर। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि एग्जैक्टली बॉडी में हो क्या रहा है कि जिसकी वजह से फीवर आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी पायरोजन या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कॉज या टॉक्सिन जो है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर हो रही है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बॉडी में, वो रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन्स 1 और 2। ये एक तरीके के केमिकल्स या हॉर्मोन्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से ये जो है एक्सटर्नल पाइरोजेंस की वजह से हमारी बॉडी में एक इंटरनल पाइरोजेंस, मतलब वो पैथोजन के जैसा ही एक कॉपी बना लेते हैं अंदर, जो बॉडी के लिए रिकॉग्नाइजेबल होता है। जैसे आप बैक्टीरिया, वायरस आया तो बॉडी एकदम से उसको हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या करती है, उसको ये मीडिएटर्स की हेल्प से एक उसी के जैसे एक तरह की कॉपी बना लेती है, जिसे हम कहते हैं एंडोजीनस पाइरोजेंस, जो हाइपोथैलेमस में जाके जो है, हाँ, वहाँ पे बॉडी के जो जो पार्ट टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है, और टेम्परेचर रे सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट मतलब एक नॉर्मल सेट पॉइंट है, जिससे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, वो नॉर्मल के बॉडी टेम्परेचर पे हो रहा है। लेकिन हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये एंडोजेनस पाइरोजेंस रिलीज़ होते हैं डब्ल्यूबीसी से, तो और उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 एक तरह का केमिकल होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ा देता है ब्रेन में, और जिससे टेम्परेचर जो है बॉडी का वो रेज़ हो जाता है। तो ये साइकिल हमारी चलती है, जिसमें बाहर का जो पैथोजन आया, उसने डब्ल्यूबीसी ने उसको पहचाना और अंदर उसके जैसा एक पैथोजन क्रिएट कर दिया, और हाइपोथैलेमस ने उसको एज़ एन एंटीजन पहचान के कुछ केमिकल्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस का जो है बॉडी का जो हमें इंडिकेशन दे देता है कि अब जो बॉडी में है कुछ ना कुछ पैथोजन एंटर कर चुका है, और जिसकी वजह से हमें फीवर आ जाता है। तो ये साइकिल होती है फीवर क्रिएशन की, जिसे कहते हैं फीवर किस तरह से क्रिएट हो रहा है बॉडी में, तो ये साइकिल उसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। तो ये तो बेसिक जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी फीवर्स के ऊपर। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ फीवर्स। ऑब्वियसली फीवर मैंने जिस तरह से बताया एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में, जिससे हम फीवर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन करी हैं, जैसे कि एकोनाइट, बेलेडोना, आर्सेनिक, बैप्टीसिया, सिनकोना, बेसिलाइनम, फेरमफॉस, ब्राइनिया,
Dulcamara, Apis, Gelsemium, Tuberculinum, Aramtrophyllum, Azadirachta, Baryta, Colchicum, Eucalyptus, Eupatorium, Formica रूफा, जस्टिशिया और नक्सोमिका। ऑब्वियसली और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो आप यूज़ कर सकते हैं फीवर में, पर मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक मेडिसिन लिस्ट डाउन करी है। बेसिक चीज़ है कि हमारा एक्सपीरियंस हमें क्या कह रहा है, वो हमें इस प्लेटफ़ॉर्म में शेयर करना है। और कई बार जो हमारे को थ्योरी में बताया जाता है कि जो किस मेडिसिन की इसकी ये है, लेकिन जब हम उसको एक्शन में एक्चुअली देखते हैं, तो वो जो छाप हमारे दिमाग पे पड़ती है, वो प्रेज़ेंट करना ही इस मेन हमारा लक्ष्य रहता है कि हम उस चीज़ को प्रेज़ेंट करें, क्योंकि वो ही हमारा विश्वास बढ़ाता है होम्योपैथी के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, कि किस तरह से हम उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो फ़ीवर के कुछ केसेज़ मेरे पास ऐसे आए हैं जो मेरा जिन्होंने होम्योपैथी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ा दिया था, तो वही कुछ केसेज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। ऑब्वियसली मेडिसिन्स की लिस्ट तो मैंने बताया बहुत लंबी है, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकती है। तो केसेज़ से हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कहाँ अ, हम होम्योपैथी ने अपना जादू यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो पहला केस है, ऑब्वियसली एक्यूट फ़ीवर के केस से हम शुरू करते हैं। हमें ये केस बिल्कुल नेबरिंग मेरे उसमें था, जिसमें 8 साल का जो मेल बच्चा था, उसको हाई ग्रेड फ़ीवर चल रहा था। 100 से 102, 103 बुखार भी आ रहा था उसको 2 दिन से, विथ सीवियर कोल्ड एंड कफ एंड वाज़ टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स। मतलब 2 दिन से वो क्योंकि उसको बुखार तेज़ था, खाँसी-जुकाम थी और जिसे कहते हैं हम सर्दी का मौसम था, तो पेरेंट्स ने कहा कि इसकी स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, इसको सीधे ही एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक्स पे हम डाल देते हैं। तो लेकिन वो मेरे पास कब आए? मेरे पास नहीं आए, वो पहले 2 दिन एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक ले रहे थे। 3rd डे ऑफ फीवर पे रात के 2 बजे उनके बच्चे को काफ़ी तेज़ बुखार चला, मतलब 103, 100 साढ़े 3 बुखार था उसको, और उसके साथ-साथ उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी हो रही थी, और जो फ़ीवर थे एंटीपायरेटिक से कम नहीं हो रहा था। मतलब आप ये देखिए कि तेज़ बुखार है, आपने उसको मेडिसिन बच्चे को दे दी, लेकिन उसके बाद उसने सारी दवाई उल्टी कर दी, और उसके बाद वो रिपीटेडली उल्टी करे जा रहा था। तो वो मेडिसिन अंदर उसके इस जिस तरह से हम कह सकते हैं अंदर थी नहीं, इट वाज़ ऑल वॉमिटेड। तो उसको और वॉमिटिंग भी हो रही थी, और उसमें म्यूकस भी आ रहा था, और अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल भी था। जो भी उसने थोड़ा बहुत कुछ खाना खाया था, वो भी उस वॉमिटिंग में निकल रहा था, और मेडिसिन से फीवर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और पानी भी अगर वो पी रहा था, वो उसको नहीं लग रहा था, उससे भी उसको वॉमिटिंग आ रही थी। और फीवर जो है 2 घंटे एंटीपायरेटिक लेने के बाद भी वो फीवर नीचे नहीं आया था। और जिसकी वजह से उसको जो मेन प्रॉब्लम हो रही थी कि जो बच्चा था वो एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ड्राउनीज़ या आधी बेहोशी में आ रहा था, क्योंकि उसको वीकनेस इतनी हो गई, पानी इतना उसका वॉमिटिंग में निकल गया, और हाई ग्रेड फीवर चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं बहुत ही बेहोशी की हालत में था, और बच्चा जो है एक तरीके से इधर-उधर लेकिन बार-बार टॉस कर रहा था, बेचैनी भी उसको बहुत थी। चीक्स जो थे बहुत लाल हो रखे थे, तो रात के 2 बजे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, ये बच्चा बहुत परेशान है, और हमारे पास सुबह से पहले हमारे पास टाइम नहीं है हम कि डॉक्टर के पास हम लेके जा सकें। तो मैं रात को उनके घर गई, और उस बच्चे को मैंने देखा, ऑब्वियसली वो एक जिसे हम कहते हैं ना आधी बेहोशी की हालत में, आँखें उसकी चढ़ी हुई थी, और लेकिन तब भी वो हाथ-पैर बहुत चला रहा था, रेस्टलेस था। तो यहाँ पे हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा काम आती है। तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर था, मेंटली रेस्टलेस था, क्योंकि वो हाथ-पैर मार रहा था, लेकिन फिज़िकली उसके ऊपर एग्ज़ॉस्शन थी, क्योंकि वॉमिटिंग और हाई ग्रेड फीवर से इतना एग्ज़ॉस्ट हो गया था कि आधी ड्राउज़ीनेस की स्टेट में था, लेकिन रेस्टलेस भी था। और देयर वाज़ इनेबिलिटी टू इवन डाइजेस्ट वाटर, ओनली वन मेडिसिन, मतलब पानी भी उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो बार-बार वॉमिटिंग कर रहा था। तो ऑब्वियसली हमारे उस टाइम हमारे दिमाग में आता है हम क्या दें, हम एकोनाइट दें, हम बेलेडोना दें, हम ऐसे क्या करें जो इससे इसको ना एकदम आराम आ जाए। लेकिन ऑब्वियसली जो बेसिक जो मेरे को हिट किया वो था फिजिकल एग्जॉशन और मेंटल रेस्टलेसनेस। तो सब जो मेडिसिन मेरे दिमाग में आई वो थी आर्सेनिक एल्बम। उसकी 10 ड्रॉप मैंने आर्सेनिक एल्बम की 200 की आधे कप पानी में डिसॉल्व की, और एक-एक स्पून एवरी 10 मिनट्स फिनिशिंग इट विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में मैंने 3 डोज़ में उसको चम्मच से बार-बार वहीं बैठी रही मैं उनके घर पे, और उसको दवाई मैंने पिलाई, और 1 घंटे के बाद ही बॉडी का जो टेम्परेचर थे वो नॉर्मल आ गया, पसीना आया उसको बच्चे को, और उसका बुखार जो था वो बिल्कुल उतर गया, और वॉमिटिंग भी बंद हो गई। तो दिस इज़ अ वेरी जिसे हम कहेंगे क्लासिक केस, ये और मैं ये केस भूलती नहीं हूँ, क्योंकि रात को 2 बजे उन्होंने मेरे को जगाया था, तो और उसके बाद बच्चा बहुत आराम से 8 घंटे
सोया और नेक्स्ट साइकिल ऑफ फीवर वाज आल्सो लेस इन इंटेंसिटी। तो बेसिक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्टर हैनेमन और का वो हमारा वो रहता है कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि क्या एग्ज़ैक्टली सिम्पटम्स आ रहे हैं। उस सिम्पटम्स की बेसिस पे हमने आर्सेनिक प्रिस्क्राइब की और आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर, जो ऑब्वियसली 2 घंटे हम एंटीबायोटिक दे चुके थे, उसके बाद भी फीवर नहीं हो रहा और 1 घंटे के अंदर ही उसका बच्चे का फीवर उतर गया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया उस बच्चे की हालत में। थस वी सी दैट इन एक्यूट फीवर्स ऑब्जर्वेशनल स्किल से बहुत ज़रूरी है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन राइट सिमिलर दें और बहुत ही मार्वेलस और क्विक रिजल्ट हमारे आते हैं। तो ये पहला केस था एक्यूट फीवर का। अब हम अपने नेक्स्ट केस पे जाते हैं। सेकंड केस जो मेरा है एक्यूट फीवर पर, वो है 20 साल की एक महिला मेरी क्लिनिक में आई विद कंप्लेंट ऑफ सोर थ्रोट। ये जो मेरा केस है, ये मैंने उस टाइम का मैंने जिस तरह से मैंने बताया कि फीवर के मेरे केस इन कुछ केसेस ने मेरे लिए होम्योपैथी के ऊपर और विश्वास बढ़ा दिया। तो ये जो एक केस था सोर थ्रोट और हाई फीवर का, जो पिछले 1 दिन से उसको हो रहा था और ऑब्वियसली वो बाहर से खाना खा के आए थे उस दिन। उससे पहले गर्ल को, उस बच्ची को बहुत ज़्यादा स्टिकिंग पेन था गले में सटकने के टाइम और एग्ज़ामिनेशन पे हमें लगा, देखा तो हमें ये देखा कि टॉन्सिल्स या जो फॉसेस थे वो बहुत ब्राइट रेड कलर के थे और पूरा थ्रोट बहुत बुरी तरह से कंजेस्टेड था। फीवर जो था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा था। लेकिन इतना तेज़ बुखार होने के बाद भी उसको कोई चिल्स यानी कि कोई ठंड नहीं लग रही थी और थर्स्ट और जो एपेटाइट था वो उसका नॉर्मल था। वैसे जो पेशेंट थी बहुत ही रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की थी और अक्सर उसको वैसे बुखार नहीं आता था। लेकिन इस स्पेसिफिक एपिसोड के बाद, क्योंकि वो बाहर से खा के आए थे, उनको थ्रोट में बहुत पेन हुआ और फीवर काफ़ी तेज़ हो गया। तो जब भी, अब ये एज़ अ रूल है, ये मेरा वो रहता है कि अगर कोई थ्रोट का या कोई गले का या कोई भी ईएनटी का इन्फेक्शन है, जो कि इट इज़ कमिंग ड्यू टू ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम अ स्ट्रीट वेंडर, तो आई सबसे पहले जो मैं का केस स्टार्ट करती हूँ, वो स्टार्ट करती हूँ बेसिलाइनम 200 से। और अगर उ उसी वजह से आउटसाइड वेंडर्स की वजह से आपको अगर स्टमक या पेट का कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे जो है हम नक्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का मेरा प्रोटोकॉल रहता है, जब भी कोई इस तरह का फर्स्ट वो आता है, तो मैं बेसिलाइनम से स्टार्ट कर देती हूँ केस, उसके बाद हम जो बेसिक सिम्पटम्स आते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर था विद कंजेस्टेड रेड थ्रोट और पेन व्हाइल स्वेलिंग, और जिसकी वजह से उसको हमें इस तरह से मेडिसिन देनी थी कि उसके गले में भी दिक्कत ना हो और जो फीवर है बहुत आराम से विदाउट उसको हर्ट करे उतर जाए। तो फेरमफोस 6 के साथ-साथ मैंने बेलेडोना 200 प्रिस्क्राइब की और उसके साथ मैंने 10 टैबलेट्स अलोंग विद 5 ड्रॉप्स ऑफ बेलेडोना उसको 1 कप वाटर में डिज़ॉल्व किया और उसको गार्गल करने को कहा। यहाँ पे गार्गलिंग हम नहीं कहेंगे कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से गार्गल करते हैं, पर ये मेरा एक तरीके से अपना अनुभव रहा है कि अगर हम मेडिसिन को गर्म पानी में, स्पेशली फेरमफोस और काली म्यूर, उसको अगर आप गार्गल कराते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन को क्लियर करने में बहुत मदद करता है। जिस तरह से हम कहते हैं बीटाडीन के एलोपैथी में गार्गल है, तो हमारी एक ये जो अपनी मेडिसिन है फेरमफोस और काली म्यूर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ वार्म वाटर गार्गल, और उसको फिर आप स्वेलो करने के लिए तो मेडिसिन ऑब्वियसली सिस्टम के अंदर भी चली जाएगी और मेडिसिन का अंदर तक असर रहेगा। तो दीज़ गार्गल वाज़ गिवन एट हाफ एन आवर इंटरवल्स फॉर 2 आवर्स एंड टू बी रिपीटेड 2 टाइम्स अ डे। 2 पूरे दिन में 2 बार उसको गार्गल करने थे 2 घंटे के लिए, हर आधे-आधे घंटे पे। तो नेक्स्ट दिन ही वो पेशेंट आई और 80% रिलीफ था उसको थ्रोट पेन में, मतलब ऑलमोस्ट उसका थ्रोट पेन ठीक हो चुका था और फीवर भी दोबारा उसको नहीं आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्यूट फीवर में कैसे होम्योपैथी हमारी बहुत जल्दी मदद कर रही है, जबकि एलोपैथी में हम एंटीपायरेटिक जो है, कोई भी है, चाहे पैरासिटामोल है, चाहे इबुप्रोफेन है, कोई भी है, वो हम देते रहते हैं, 2-3 दिन, 4-5 दिन लग जाते हैं। पर होम्योपैथी से फीवर की केसेज़ में, वो भी एक्यूट केसेज़ में, हमारे को काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं और फीवर एक तरीके से बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि हम फीवर को जल्दी उतार रहे हैं, लेकिन जो मोड ऑफ एक्शन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो बहुत ही नॉर्मल होता है। बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स को वो एक तरीके से नॉर्मल उसमें बढ़ा देता है और उसका इन्फेक्शन जो है, वो जल्दी क्लियर करता है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जब हम बढ़ाते हैं,
तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा एक्शन में आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ऑब्वियसली इसका जो ये पाथवे है, हम इसको इस तरह से यहाँ पे यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च वर्क में दिस कैन बी प्रूवन कि कैसे होम्योपैथी मेडिसिन वो इंटरल्यूकिन पाथवे और जो ये आपका सा प्रोस्टाग्लैंडिन का पाथवे है, उसको इंक्रीज़ कर रहा है और किस तरह से डब्ल्यूबीसी इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करके इम्यूनिटी को बढ़ा के इन्फेक्शन को जल्दी वार्ड ऑफ कर रहा है बॉडी से। तो ये चीज़ एक काफ़ी वरदान साबित हो सकती है जिसमें हम फीवर को हाई फीवर और भी किसी भी वजह से भी हाई फीवर आ रहा है, तो उस केस में हम इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्रॉनिक फीवर्स की तरफ। क्रॉनिक फीवर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉनिक फीवर के में 2 केस मैं यहाँ पे बोलने जा रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट केस जो हमारा है कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, जो दिसंबर 2021 में आई विथ कंप्लेंट्स ऑफ टायर्डनेस और जनरल मलेज अलोंग विद लो ग्रेड फीवर कमिंग अप इन इवनिंग एवरी डे। हर रोज़ शाम को उसको बुखार होता था, लो ग्रेड फीवर यानी कि 99, 99 एंड हाफ फीवर रहता था विद टायर्डनेस और बहुत ही थकान और उस तरह की चीज़ महसूस होती थी और पिछले 6 महीने से उसको ये कंप्लीट थी। फ़ीवर जो था मोस्टली 99 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता था। एलोपैथिक मेडिसिन ले रही थी जिसमें मोस्टली मल्टीविटामिन्स वो ले रही थी क्योंकि डॉक्टर ने भी उसको यही कहा था कि आपको जो है बॉडी में शायद इम्यूनिटी लो है या जिसकी वज़ह से आपको बार-बार बुखार आ रहा है। और बीच-बीच में कभी अगर उसको ज़्यादा जैसे थकान या ज़्यादा बॉडी में टायर्डनेस या वीकनेस लगती थी तब वो कोई ना कोई पैरासिटामोल या जिसे कहते हैं हम कॉम्बिफ्लेम वगैरह इन तरह के एंटीबायोटिक्स वो यूज़ करती थी टू रिलीव बॉडी पेन एंड जनरल मलेज। और जो कंप्लेंट्स उसको इस फीवर के साथ होती थी, वो होती थी कि हेडेक होता था उसको फीवर आने से पहले। तो ये एक तरीके का स्पेसिफिक कॉमिटेंट था उसको कि उसको फीवर आने से पहले सर दर्द होना शुरू हो जाता था। पास्ट हिस्ट्री में अगर हम देख रहे थे तो उसको टाइफाइड की हिस्ट्री थी 10 साल पहले की और फैमिली हिस्ट्री में उसको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज था मदर और फादर को। आई होप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। बढ़िया, अच्छा है। हाँ जी। तो और ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर देखें तो 2 बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए थे और पीरियड लेकिन उसको पीरियड्स नॉर्मल आते थे और लुकोरिया का इश्यू था, जिसकी वज़ह से जो उनके अंडरगारमेंट थे येलो स्टेन हो जाते थे और ऑफेंसिवनेस बहुत थी, तो स्मेली काफ़ी था। फिज़िकल जनरल्स में एपेटाइट कम थी, भूख कम लग रही थी और भूख अ, कम लगती थी तो ढंग से वो खाना नहीं खाती थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से अगर हम देखें उसको हिस्ट्री थी टाइफाइड की और सिम्पटम्स भी कुछ-कुछ टाइफाइड में, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे उसको एक्चुअली टाइफाइड नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं अंदर वो टाइफाइड को कैरी कर रही थी क्योंकि जो सारे सिम्पटम्स थे वो उसके उसी उस पे लेवल पे आ रहे थे। तो क्योंकि एपेटाइट डिक्रीज़ थी, थर्स्ट एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, यूरिन नॉर्मल थी, स्टूल नॉर्मल, पर्सपिरेशन भी बहुत ऑफेंसिव ऑफेंसिव बहुत ही बदबूदार थी जो मोस्टली उसको आर्मपिट्स और पैरों में आती थी, यानी कि बगल और पैरों में उसको बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पसीना आते थे। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हमने ऑफेंसिव देख ली, लुकोरिया और पर्सपिरेशन। स्लीप जो थी वो पेट के बल सोती थी, ड्रीम्स में कोई स्पेसिफिक ड्रीम्स नहीं थी। ब्रूडिंग नेचर, मेंटल जर्नल्स में यूज्ड टू ओवरथिंक ओवर ट्रबल्स, आल्सो अबाउट द फीवर कंडीशन एंड गॉट एंग्री सेल्डम। गुस्सा कम ही आता था, लेकिन ब्रूडिंग नेचर था, ओवरथिंकिंग नेचर था। तो एक तरीके की साइकोटिक यहाँ पे पिक्चर बन रही थी। फिजिकल एग्जामिनेशन पे फ्लैबी टंग था, मतलब बहुत बड़ी टंग थी उसकी, जिसमें बहुत ज़्यादा सलाइवेशन थी और ऑफेंसिव ब्रेथ। अब ये ऑफेंसिव ब्रेथ उसने खुद नहीं बताया, जब मैंने उसकी टंग को चेक किया, तो मुझे उसके मुँह में से भी काफ़ी स्मेल आ रही थी और अ, थोड़ा प्रोब करने में मैंने उसको पूछा कि आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मेरे गम्स में भी कई बार जैसे है स्वेलिंग हो जाती है और ब्लैकिशनेस आ जाती है, तो उसको गम्स का भी इश्यू होता है जिसकी वजह से भी उसको ऑफेंसिव ब्रेथ हो सकती है। तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफेंसिवनेस हमें मिली लुकोरिया की, पर्स्पिरेशन और क्या बोलते हैं ब्रेथ की। और इन्वेस्टिगेशन में विडाल टेस्ट जो था उसका नेगेटिव प्रेजेंटली आ रहा था, बट कुड बी अ कैरियर एज हैड पास्ट हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड। तो कई बार जो कैरियर्स होते हैं उसमें विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है। सिम्टम्स हमें टाइफाइड फीवर जैसे लगते हैं, जैसे कि डिक्रीज एपेटाइट है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लो ग्रेड फीवर हमारा चल रहा है और अ, लेकिन यहाँ पे कोई स्टमक कंप्लेंट नहीं है, लेकिन भूख उसकी कम है, तो इससे हमें पता चल रहा है कहीं न कहीं लिवर ज़रूर इफेक्ट है और टाइफाइड में लिवर
काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली जो हिस्ट्री रही होगी उसको टाइफाइड की 10 साल पहले जो उसने किया होगा, लेकिन उसके बाद से ही उसने रिकवर नहीं किया होगा। लेकिन उसने स्पेसिफिकली अपने मुँह से निकाला, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ही थी क्योंकि एपेटाइट डिक्रीज़ थी और ये जो बाकी जो लो ग्रेड फीवर था वो अभी आना उसको शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमने उसका जो मेन रूब्रिक्स देखा कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड, सस्पेक्टेड टाइफाइड कैरियर, ऑफेंसिवनेस ऑफ डिस्चार्जेस लाइक ग्लूकोरिया, स्वेट और सलाइवा और एपेटाइट कम थी। मलाइस एंड हेडेक ऑफ फीवर। तो ये जो मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक वाज रनिंग वो जो था ऑफेंसिवनेस और जो पास्ट हिस्ट्री ऑफ टाइफाइड उसके बेस पे हमने बैप्टीसिया से केस को स्टार्ट किया और बैप्टीसिया 30 दी फॉर 1 मंथ। उसके बाद बैप्टीसिया 200 व्हिच ग्रेजुअली इंप्रूव्ड ऑल द सिम्पटम्स। पहले जो सबसे पहला सिम्पटम्स यहाँ पे गया ऑब्वियसली वो था ऑफेंसिवनेस ऑफ ब्रेथ और उसके बाद धीरे-धीरे फीवर भी 4 महीने की ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह मतलब नॉर्मल सी पे आ गया। एपेटाइट इंप्रूव नहीं हुई थी, वीकनेस और मलेज़ लेकिन तब भी रहा। तो बैप्टीसिया से मेन जो टाइफाइड का बेसिक सिम्पटम है जो जिस तरह से एक तरीके से वहाँ पे कहते हैं ना हम बैप्टीसिया में एक तरह की डिकम्पोज़िशन होती है। तो वो जो डिकम्पोज़िशन थी वो ऑफेंसिवनेस में शो हो रही थी। वो चीज़ जो टाइफाइड अंदर के अंदर उसको हार्म कर रहा था, वो चीज़ बैप्टीसिया ने कवर करी और फीवर को भी उसने ठीक कर दिया। लेकिन मेलाइज़ और जो एपेटाइट नहीं होती, उसके लिए मैंने उसको फिर चाइना 200 भी दी 2 महीने के लिए, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो गई। भूख वगैरह और जो उसको वीकनेस और मेलाइज़ के सिम्पटम्स थे वो भी चाइना से कंप्लीट हो गए। तो कई बार हम देखते हैं प्रैक्टिस में कि हमारी एक मेडिसिन ना होके एक चेन चलती है मेडिसिन की, तो उसमें हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए कि हम ये सोचें कि नहीं यही मेडिसिन आगे करिए। कई बार मेडिसिन एक लेवल पे आके कर जाती है। ऑब्वियसली हमारा ये रहना चाहिए कि हम उसकी डोज़ को भी रिपीट कर रहे हैं। उसका पोटेंसी भी रिपीट कर रहे हैं पर लेकिन ऑब्वियसली हमें टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स हमें हमेशा देखने चाहिए कि एग्जैक्टली क्या पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पे वीकनेस क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रही थी और उसको जिसे इस तरह से हम कहते हैं कि तब से ही चल रही थी जब से उसको टाइफाइड फीवर था। तो दिस वाज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन और उसके बाद मैंने चाइना 200 प्रिस्क्राइब करी केस के लिए। अब हम आते हैं अपने चौथे केस पे जहाँ पे ये भी एक फीमेल पेशेंट थी। ये केस मेरा अभी रिसेंट का ही केस है जिसमें एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी जो मार्च 2024 में आई विद कंप्लेंट्स ऑफ पॉलीआर्थराइटिस। यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन थी मेन उसको मल्टीपल जॉइंट्स में पेन था, फिंगर जॉइंट्स में, एल्बो जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर, बैक जॉइंट सारे में जॉइंट्स में उसको पेन था और उसके साथ उसको फीवर भी आता था और सोर थ्रोट भी आता था एवरी 1 मंथ और सो। और जो ये कंप्लेंट थी उसको 1 साल पहले से शुरू हुई थी, उसके बाद से वो पेन किलर और ऑब्वियसली बुखार की मेडिसिन ले रही थी क्योंकि रात को उसको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता था और उठने के बाद भी सुबह काफ़ी स्टिफनेस और पेन उसको रहता था। तो मोस्टली उसका जो पेन था वो रात को एग्रीवेशन था और सुबह उठ के भी होता था और उसकी वजह से उसको लॉन्ग वर्क आवर्स अवॉइड करने के लिए कहे गए थे। पर जो इनिशियली उसने मुझे बताया कि ये मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली कंडीशन ऐसा है कि मेरे को काम करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैं रेस्ट नहीं ले पाती हूँ, लेकिन मैं पेन किलर खाती हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। तो इस तरह से था, लेकिन इनिशियली उसने सिर्फ़ एक तरीके से जिसे कहते हैं ना और इस चीज़ को खोला नहीं कि वो क्यों नहीं रेस्ट ले पा रही थी, बस ये कहा कि मेरे को काम करना होता है इसलिए मैं रेस्ट नहीं ले पाती हूँ। और मेन जो उसकी मोडालिटी थी वो पेन वाज़ एग्ग्रवेटेड एट नाइट ऑन ऑन एक्सर्शन बेटर बाय वार्म एप्लीकेशन। पास्ट हिस्ट्री में ये पेशेंट मेरे पास पहले भी आती थी फॉर नेल इन्फेक्शन। इनको यहाँ पे नेल के जिसे कहते हैं साइड में इन्फेक्शन हो गया था, फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए इनको मेरे से ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद से वो इन्फेक्शन ठीक भी हो गया था, जहाँ पे मैंने नेट्रम से उसको ठीक किया था और कोई अदर स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं थी। मदर को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री थी जिसके लिए वो स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स ले रही थी। तो मदर को थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री और उसकी वजह तो वो उसको दिमाग में ये था कि मेरे को भी कहीं रूमेटॉइड ना हो, मेरे को भी सारी ज़िंदगी को काफ़ी टाइम से पेन किलर और स्टेरॉइड्स खा रहे थे। तो शी वाज़ वेरी वरीड कि मेरे को भी वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, मेरी भी यही कंडीशन हो जाएगी। अब आगे हम केस में बढ़े तो हमने फिजिकल जर्नल्स में एपेटाइट नॉर्मल था, थर्स्ट वर डिक्रीज्ड, ड्रैंक वाटर वेरी लिटिल एट अ टाइम, डिजायर फॉर फ्राइड फूड था जो कि वो बहुत शौक से खाती थी फ्राइड फूड, अवर्जन ऑफ नथिंग स्पेसिफिक, पर्सपिरेशन कम था, पसीना बहुत कम आता था, यूरिन नॉर्मल, स्टूल समटाइम्स, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप कुड नॉट स्लीप समटाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव पेन। रात को जब दर्द होता था तो उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती थी और ड्रीम्स स्पेसिफिक नहीं थी। तो ये कुछ फिजिकल जर्नल्स थे।
इनिशियली अब जो मेन हिटिंग पॉइंट था केस का वो था मेंटल्स पे, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि ये इतनी छोटी एज है इसकी अभी, 30 ईयर ओल्ड है, उसको ये इतना ज़्यादा पेन है और आगे ये किस तरह से मतलब क्यों इसको है, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज़ ट्राइंग टू हिट ऑन द मेंटल, लेकिन वो मेरे को मेंटल का वो नहीं आया, क्योंकि उसने जो इस तरह से बताई थी, इधर बस डॉक्टर साहब मेरे को दर्द है, मेरे को बहुत दर्द है, आप मेरा दर्द किसी तरह ठीक कर दीजिए। तो शी वाज़ ऑल्सली कंसर्न्ड अबाउट हर पेन गेटिंग रिलीफ। पर धीरे-धीरे हम देखेंगे केस में आगे जब हम बढ़े थे तो देखा था कि वो 2 भाइयों की बहन थी, एक भाई की शादी हो गई थी और दूसरा मैरिड था, एक अनमैरिड था। और फ्रॉम हर चाइल्डहुड, क्योंकि उसकी मम्मी को रूमेटॉइड था तो उसको बहुत काम करना पड़ता था घर में और अपनी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और फेल्ट वेरी बॉटल्ड अप इनसाइड, बहुत ज़्यादा बॉटलिंग अप थी, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती थी और अपने भाई की मैरिज के बाद भी जब भी उसकी भाभी आ गई, जो कि सिस्टर इन लॉ आ गई, वो भी वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से उसको ही काम करना पड़ता है। तो ये जो इनिशियल जो पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि मेरे को रेस्ट नहीं मिलता है, तो इसको लेकिन उन्होंने खोला नहीं था। लेकिन जब धीरे-धीरे हम आगे केस में बढ़े, तो मैंने उसको कोक्स किया कि आप मुझे और बताइए, क्योंकि कई बार पेशेंट शुरू में आके वो कुछ नहीं बताते, सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट्स बताते हैं, मेंटल कंप्लेंट्स को वो इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी तरह उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस जीत के उस चीज़ को हम अंदर से निकालें, जिससे आगे हम केस में बढ़ सकें। तो शी वाज़ द वन जो मोस्टली सारा घर का काम करती थी। तो अ हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड इमोशंस केम अप एंड शी हैड लॉट ऑफ रिमोर्स एंड एंगर इनसाइड हर ड्यू टू हर लाइफ कंडीशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में बीपी और पल्स नॉर्मल था। हर जो हाथ थे वो कई बार नीले हो जाते थे, काम करने के बाद नीले हो जाते थे ऑन द प्लांटर साइड। पर वो ये जो ब्लूनेस है वो कभी फेड हो जाती थी और कई बार वापस आ जाती थी। तो ये एक तरीके का टिपिकल सा सिम्पटम था, लेकिन ये हमने जब हमने मेडिसिन दी अपने इसको इतना हमने इसको कंसीडर नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये लगा था क्योंकि एक्सर्शन, क्योंकि इतनी ज़्यादा वर्कलोड था तो उसकी वज़ह से वो जो ब्लूनेस है आती थी और बाद में फेड हो जाती थी। इन्वेस्टिगेशन पे कंप्लीट ब्लड काउंट शोड रेज्ड ईएसआर। रूमेटॉइड जो था वो नेगेटिव आया था, तो लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस उनको नहीं आया, लेकिन ईएसआर बढ़ा हुआ था। तो एक तरीके से जो पिक्चर थी वो रूमेटॉइड की ही बन रही थी, लेकिन ईएसआर सिर्फ बढ़ा हुआ है, सीआरपी भी इनका नॉर्मल था, रूमेटॉइड भी नॉर्मल था। तो इनिशियली जो मैंने स्टार्ट किया था प्रिस्क्रिप्शन, मेरे को मेडिसिन्स क्लियरली स्पीकिंग सब आई वाज़ नॉट एबल टू वो, तो मैंने प्लेसिबो से स्टार्ट किया और मैंने उसको यही बोला कि अभी आप फिलहाल पेन करिए, क्योंकि उसको पेन बहुत था और एंटीपायरेटिक्स भी किए, क्योंकि होल्ड ऑफ द केस। अब हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे भी हमारे को पिक्चर क्लियर नहीं हो, तो हमें पेशेंट को छोड़ भी देना चाहिए। तो जिस तरह से हमने एक्यूट केसेज़ में देखा, हमें क्लियरली हमें एक पिक्चर मिल गई, लेकिन क्रोनिक केसेज़ में कई बार हमारे को टाइम लग जाता है एग्ज़ैक्ट रेमेडी ढूँढने में। But later when the mental picture got clear, the remedy that came out was that of staphysagria. Staphysagria मेन आई क्योंकि obviously suppression of mental feelings था और बहुत ज़्यादा वेक्सेशन और अंदर गुस्सा उसके भरा हुआ था और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, जो उसको मैनिफेस्टेशन हो रही थी इस पेन और फीवर के वजह। तो मेन सिम्पटम्स जो मैंने यहाँ पे लिए थे, वो थे पेन्स एग्ग्रवेटेड एट नाइट, पेन्स बेटर बाय वार्मथ और एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस एंड वेक्सेशन। तो ये स्टेफिसिगेरिया की मेन हमारी इंडिकेशन थी। मैंने फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैंने उसको स्टेफिसिगेरिया 200 शुरू करी। 2 महीने के लिए हमने दी बट देयर वाज़ नो रिलीफ ऑफ सिम्पटम्स। अगेन फिर स्टेफिसिगेरिया 1 एम पे हम गए, उसको जिसकी वज़ह से 30% रिलीफ आया ऑफ पेन एंड फीवर सिम्पटम्स। सोर थ्रोट वाज़ आल्सो बेटर। तो स्टेफ से ही हमें देखा कि हमें सारे सिम्पटम्स उसके बेटर होने शुरू हो गए और धीरे-धीरे हम पोटेंसी बढ़ा के गए। स्टाफ 10 वाज़ आल्सो प्रिस्क्राइब्ड, वी गॉट अबाउट 70% रिलीफ फ्रॉम पेन एंड फीवर। तो मेन यहाँ पे केस हमने देखा कि मेंटली ये टिपिकल केस नहीं था, क्या बोलते हैं जिसे हम कहेंगे प्रॉपर फीवर, लेकिन ऑब्वियसली पेन अलोंग विद फीवर था, जो उसको मेनली रात को एग्ग्रवेशन होती थी और जो मेन उसका कॉज़ था वो मेंटल सिम्पटम जो अंदर उसके बॉटल्ड अप इमोशंस थे, जो वो अब जो है फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो स्टाफ ने ये केस बहुत अच्छे से क्लियर किया, जो इनिशियली हम रेमेडी नहीं ढूँढ पा रहे थे, लेकिन लेटर ऑन उसने उसको धीरे-धीरे रिलीफ देना शुरू किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्यूट फीवर्स में हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हमारे ज़रूरी होते हैं एक्यूट फीवर में, जहाँ हम स्पेसिफिक हमें ये देखना होता है कि एग्ज़ैक्टली पेशेंट क्या सिम्पटम शो कर रहा है। पेशेंट क्योंकि एक्यूट केस में हमें अपने मुँह से सिम्पटम कभी नहीं बताएगा। हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि क्या एग्ज़ैक्टली सिम्पटम आ रहा है आपका, उसको फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कीजिए, उसको बॉडी का फ़ीवर कितना है, चिल्स कब आ रहे हैं,
पसीना कब छूट रहा है या फिर रेस्टलेसनेस है, यानी फिजिकली उसको कितना वीकनेस है। तो ये सब सिम्टम्स हमारा ऑब्जर्वेशन जो है एक्यूट केस में ज़्यादा रहता है। क्रॉनिक केस में हमें ऑब्वियसली प्रोब करना पड़ता है कि हिस्ट्री किस चीज़ की आ रही है, मोस्टली फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री और जो भी मेंटल जर्नल्स है, उनके बेसिस पे हम क्रॉनिक उसमें फीवर में होम्योपैथी से काफ़ी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये मेरा आज का सेशन था फीवर के ऊपर, जहाँ पे हमने देखा हमने एक्यूट और क्रॉनिक फीवर पे कैसे होम्योपैथिकली यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको करेक्ट सिमिलम से यूज़ करें। तो धन्यवाद बहुत-बहुत आज के सेशन के लिए। नेहा जी, आपने काफी अच्छा फीवर को एक्सप्लेन किया। खास करके आप खुद खांसी सर्दी से परेशान हैं और उसके बाद भी आपने समय निकाला। आपको बहुत अच्छा लगा हमको। किन्हीं को कोई और सवाल है फीवर के विषय में? फीवर बहुत चैलेंजिंग भी है लेकिन बहुत सिंपल भी है। चैलेंजिंग तब है जब आप फीवर को फीवर के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर फीवर को अगर इसके एक्शंस को देखेंगे, फीवर को एक नॉर्मल स्टेज पे लेकर के चलेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये। और फीवर के समय में जो सिम्टम्स आते हैं, जनरली जब भी होगा तो सिम्टम्स काफ़ी एक्यूट सिम्टम्स होंगे और आपके लिए प्रिस्क्राइबिंग बहुत कठिन नहीं होता है। आप फीवर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को उसमें क्या सेंसेशन हो रहा है ना। तो सेंसेशन को अगर आप उसमें जिक्र करते हैं, मॉडलिटीज को जिक्र करते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंसेशन को पहचानना और मॉडलिटीज को पहचानना। बुखार फीवर बढ़ा हुआ है, पेशेंट जो है सो काफी रेस्टलेस है, पेशेंट को डर लग रहा है, पेशेंट को गुस्सा आ रहा है। एक और सवाल अभी आ गया तब तक डॉक्टर नीलम का, that is fever in kids due to change in weather, which medicines can prescribe? डॉक्टर नीलम भट्टी। चेंज ऑफ वेदर में काफ़ी सारी मेडिसिन्स हमारे साथ आती हैं। ऑब्वियसली मैंने जिस तरह से बोला मैनिफेस्टेशन क्या आ रही है उस पे हमारा डिपेंडेंस है चेंज ऑफ वेदर में, क्योंकि काफ़ी मेडिसिन आती है, बेलेडोना भी आती है, हेपारसल्फ भी आती है, आपकी कॉस्टिकम भी आती है। तो जो मैनिफेस्टेशन है उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, फीवर कितना आ रहा है, अगर उसको थ्रोट इन्फेक्शन है उसके साथ, तो आप फिर उस केस में डिग्लूटिनेशन में पेन है, तो और ऑब्वियसली आप उसको एग्ज़ामिन कीजिए। तो एग्ज़ामिनेशन पे कई बार जो मेडिसिन्स आती है, एक तो बेलेडोना आती है, फिर फाइटोलका आती है, जो उसकी जो थ्रोट की अपीयरेंस है उसको ज़रूर देखना ज़रूरी है। मेडिसिन्स हमारे पास बहुत सारी हैं, स्पेसिफिक जो उसकी ड्रग की जो पिक्चर वहाँ बन रही है, पेशेंट की जो पिक्चर बन रही है, उसके ऊपर रहना है। अगर आपको किसी ड्राफ्ट ऑफ एयर से एकदम से उसको तेज़ बुखार आ गया, तो बेलेडोना अगेन और हेपारसल्फ अगेन आप दे सकते हो। और अगर आपको फ़ीवर जो है को जैसे जिस तरह से मैंने बताया बाहर का कुछ खाने से हो गया, तो आप बेसिलाइनम दे सकते हैं, बेसिलाइनम से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिलाइनम आगे आप 3 डोज़ दीजिए, उसके बाद ऑब्वियसली फेरमफॉस 6x और 200 में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है फ़ीवर डाउन करने में। अगर वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है बच्चे को, तो उस केस में आप चाइना से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत दिन से अगर फ़ीवर आ रहा है, तो जेलसीनियम भी बहुत अच्छा काम करती है। और कोल्ड और कफ का अगर सिम्पटम है, नोज़ जिसमें ब्लॉकेज है और थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ब्राइनिया भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो ऑब्वियसली सिम्पटम बेस्ड देखना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन्स हमारे पास बहुत सारी हैं, सिम्पटम्स बेस के पे ही प्रिस्क्राइब करके आपकी इसको आगे बढ़ाइए। सिम्टोमेटिकली जाना और ये कहना कि इसमें स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं हो सकता हाँ जी, है ना, इंडिविजुअल बेसिस पर होगा। बिल्कुल। तो नीलम जी, आपने जो सवाल किया, आपने पूछा कि चेंज ऑफ वेदर, तो चेंज ऑफ वेदर इज ए जनरल फिनोमेना है हुँ, जो कि बहुत सारे लोग उसमें परिवर्तन, लेकिन उस चेंज ऑफ वेदर को कैसे वो पेशेंट क्या हैंडल करता है, कैसे उसको प्रभावित होता है, किस तरह से प्रभावित है। बुखार बढ़ गया ये कि बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन उसको जैसे चेंज ऑफ वेदर का मौसम बदल रहा है, तो उसके साथ में आप अपने आप को कितना एडजस्टमेंट, हम लोग का लाइफ जो है सो एडजस्ट करने के लिए हमेशा बना हुआ है, लेकिन जब आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी सिचुएशंस इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का हुँ, आपके ऊपर में प्रभाव पड़ता है, और उसको आप कैसे रिएक्ट करते हो, है ना, आपका रिएक्शन वहां पर क्या होता है, दैट इज योर सेंसेशनल
उसका कहते हैं कॉग्निटिव एक्शंस जो है बनता है, वो आपके लिए है। एक अनिल कुमार यादव जी पूछ रहे हैं कि फीवर क्यों आता है। फीवर आता है तो स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फीवर आता है तो तुरंत डरना नहीं चाहिए। फीवर का मतलब है कि इट इज एन इंडिकेशंस, शायद नेहा जी इस बात को बता चुकी हैं हाँ जी, हाँ जी। फीवर एक इंडिकेशंस है जहाँ की आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर में कोई किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है ना, कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको हुआ है जो कि आपको परेशान कर रहा है। दो तीन, हाँ, हाँ, शुरू का जो इसलिए एक इंडिशन, इंडिकेटर के रूप में मानना चाहिए, एक अच्छा साइन है। हमको कम से कम आपके अंदर में कोई अंदर में प्रवेश कर गया और आपको जानकारी ना हो तो वो ज्यादा खतरा होगा, लेकिन आपको एक सूचना मिल गया कि नहीं, कोई अलार्म बज गया है ना। कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई चोर आ जाता है और आपका अलार्म बजने लगे तो आपको पता, सतर्क हो जाते हो कि क्या आ रहा है। तो उसी तरह से फीवर भी हम लोगों का एक अलार्मिंग कंडीशन, अलार्म बजता है कि हमारे अंदर में कोई ना कोई परिवर्तन, अटैक हुआ है, एक्सटर्नल फेनोमेना का अटैक हुआ है। इसलिए फीवर जो है सो एक इंडिकेटर है, इसको इंडिकेटर के रूप में लेना चाहिए, चाहे वह एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। एक्यूट में आप एक्यूट स्टेट जैसा आएगा, क्रॉनिक में आपको लगता है कि काफी दिनों तक वो मैंने एक लंबा कुछ उसका जो माइजमेटिक फैक्टर होगा या माइजमेटिक फैक्टर होगा या और कुछ हो सकता है, ये उसमें दिखलाई पड़ सकता है। ठीक है, तो और कोई किसी को, वी हैव 5 मिनट्स मोर। पूनम जी बहुत अच्छा मैसेज दी है आपको। पूनम हम लोग के स्पीकर भी हैं, हाँ जी, हाँ जी, फॉर्म में आते रहती बहुत बहुत हैं। धन्यवाद डॉक्टर पूनम। नीलम भट्टी भी कह रही हैं कि नाइस प्रेजेंटेशन मैम। थैंक यू डॉक्टर नीलम। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताइए, फीवर एक बड़ा कॉमन कंडीशन है, किन्हीं को कुछ और कहना हो तो बताइए। मैम को मैं पूछना चाह रहा था कि बोरिक में 2-3 मदर फीवर के केसेस में, हाँ जी, उसके बारे में रेयर टिंचर है वो कितना यूटिलाइजेशन है होम्योपैथी में मतलब कौन से मदर टिंचर्स हैं, आप मेरे को एक थोड़ा नेम ब्रीफ करेंगे? तो इसमें एक सेकंड मतलब याद नहीं आ रहा है। एक तो क्वेला है, क्वेला या एक सेफोनेरिया मदर टिंचर। ओके। पर्सनली मैंने जो है फीवर्स में जो मदर टिंचर्स हैं वो ज्यादा यूज नहीं किए हैं। जो मोस्टली जो एक मदर टिंचर मेरे दिमाग में आता है फीवर्स के लिए वो है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जिसे हम कहते हैं, एक तरह का कॉन्क्लूजन होता है यूकेलिप्टिस पेड़ का, और ये जनरली आयुर्वेदिक उसमें भी होता है। लेकिन यूकेलिप्टस जो है टेंडेंसी जहाँ पे भी कोल्ड, मतलब ठंड लगने की, या फिर नाक में सेटल हो जाता है और उसके साथ अगर आपको फीवर आता है तो उसमें आप यूकेलिप्टस मदर टिंचर का बहुत बढ़िया यूज कर सकते हैं। बाकी चाइना मदर टिंचर भी बहुत बढ़िया यूज होता है, जहाँ पे वीकनेस हो और क्रॉनिक फीवर अगर चल रहा हो तो चाइना मदर टिंचर भी दे सकते हैं। मैंने ये रेयर मदर टिंचर इतना नहीं है। मेरा मोस्टली जो फीवर पे रहता है पोटेंसी बेस, और इवन जिसे मैंने बताया ना फेरोमोफोस, काली म्यू, जो और मैं गार्गलिंग के लिए बहुत ज्यादा देती हूँ, जिससे काफी जल्दी पेशेंट को रिलीफ आ जाता है मेस्टली थ्रोट प्रॉब्लम्स में। और फीवर जो एक्यूट फीवर, जो हाई ग्रेड फीवर आता है, उसमें बायोकेमिक गार्गलिंग और पोटेंसी जिसे हम कहते हैं हाई डोज में पानी में डिसॉल्व करके, वो मैंने ज्यादा यूज किया है। मदर टिंचर्स में मैंने मोस्टली यूकेलिप्टिस और चाइना का यूज किया है। यूकेलिप्टस के बारे में तो डॉक्टर सरकार सर के नोट्स में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया हाँ था जी, उन्होंने। हाँ जी। एक यहाँ पे चिराता मदर टिंचर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मदर टिंचर इस तरह से बहुत से हैं, जैसे कि गिलोय है, गिलोय का भी जो हमारा वो है होम्योपैथी में यूज करते हैं। तो इस तरह से मदर टिंचर्स, तो आप कॉन्कोशन बहुत सारे मेडिसिन के बारे में बताया। जैसे पहले हम मोस्टली कॉन्कोशन ही यूज करे जाते थे, करी का पाया पाया जिसमें हेपेटाइटिस में भी हम दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली मदर टिंचर्स वो भी बेस्ड अपॉन जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उसी पे आप दीजिए। और जहाँ पे भी आपको डेंगू में भी बहुत अच्छा यूज करते हैं हम करिका का। तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स आप मदर टिंचर्स भी यूज कर सकते हैं। पोटेंसी बेसिकली वही चीज है कि सिमिलिमम मैच करना चाहिए। अ, अ, और लिवर, और जहाँ पे भी आपका लिवर या फिर लिवर डैमेज है, या फिर स्प्लीन या पैनक्रियाज में भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी मदर टिंचर्स काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
जी जी मैम। और समय पूरा हो गया है निशांत जी, हम लोग का नेक्स्ट इंग्लिश सेशन के लिए समय हो रहा है। डॉक्टर मनोज ज्वाइन कर चुके हैं, हम लोग माइक सेशन को हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और थैंक यू डॉक्टर नेहा जी, आपने काफी धन्यवाद सर, बहुत बहुत दिया है मुझे और मौका देने के लिए। हम लोग हिंदी इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर Manoj for his next English session. Over to you, Dr. Manoj. You can start your session now. Thank you, Sahan sir, and all those presented in this session. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to 1579th day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let us have a session with a silent prayer for a minute.